हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स की सीरीज क्लास 6 to 10 और उसमें हम अभी पहुंच चुके हैं क्लास 10 की जियोग्राफी की बुक में उसके हमने 5 चैप्टर पढ़े। टोटल इसमें 7 चैप्टर हैं और आज हम इस वीडियो में पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पर और उसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने इसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वो हैरान था। उसके पिता ने समझाया, जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसे छोटे व्यक्तिगत और तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाए जाते हैं। फिर एक कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ उत्पादन में परिवर्तित कर अत्यधिक अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोह इस्पात लोह अयस्क से और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, अपना कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। यह है विनिर्माण उद्योग का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन वित्तीय व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर आधारित पर निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं की आयात का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों की पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित कर दिया है। यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इसके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। फिर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद के विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की
यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियां तथा औद्योगिक उत्पाद में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक से अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति हमारा अगला पॉइंट है, जिसमें है उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता के प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो, अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नवीनीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या इसके निकट लगाए जाते हैं। इन प्रकार औद्योगिकरण तथा नवीनीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार एवं सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों को धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। औद्योग बाजार संबंध, ये इस चित्र में औद्योग बाजार संबंध को दर्शाया गया है, जिसमें ये है पहला पॉइंट कॉलम है जिसमें है निवेश। निवेश में क्या होता है? कच्चा माल अथवा उसके घटक, और उत्पादक घटक मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना। इन दोनों को मिलके इन दोनों का निवेश किया जाता है। निवेश और उत्पादन घटक इन दोनों को मिलने से क्या होता है? फिर उसमें उसको लगाना पड़ता है, उसके लिए परिवहन। परिवहन से इनको पहुंचाना पड़ता है कारखाने में। कारखाने में इनका होता है तैयार माल या उत्पाद तैयार होता है, उसको फिर से परिवहन में संचालित करना पड़ता है और फिर ये बाजार में पहुंचता है और बाजार से वापस निकलती है पूंजी। और पूंजी को वापस किसके लिए लेकर जाता है? या तो निवेश। निवेश किस रूप में होता है कच्चे माल का। इस पूंजी से क्या खरीदा जाएगा? कच्चा माल अथवा उसके घटक खरीदे जाएंगे, और जो भूमि है उसके लिए पैसा दिया जाएगा, या जो श्रम है उसके लिए पैसा, या पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना, इन सब के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वापसी बाजार से आती है। और इसी तरह ये रोटेशन इसी तरह घूमते रहता है। आगे हम देखें तो किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पाद लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियां व तथा निपुण श्रमिकों को की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, पर ऐसा वास्तव में हो ये आवश्यक नहीं है। इससे थोड़ा कमतर ही वास्तविकता में पाया जाता है। उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय और उत्पाद के वितरण की लागत, ये सारे मिलकर क्या हो जाता है? फिर आगे है उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं की सूची बनाई है, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां आदि। यदि हम विशेष मापदंड के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, और कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम,
कृषि आधारित में है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी व तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन और औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर है उद्योगों का वर्गीकरण है, जिसमें है आधारभूत उद्योग, जिसमें उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। फिर है पूंजी के निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, जिसमें है एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिक्षेप में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होता रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सहकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। फिर निजी क्षेत्र में उद्योग, जिसका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और इसके द्वारा संचालित अथवा लोगों को स्वामित्व में या इसके द्वारा संचालित हो। किसको बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग वैसे ये उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में संयुक्त प्रयास से चलते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑयल। फिर है सहकारी उद्योग। क्या होते हैं सरकारी, जिसका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल का आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा पर भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग में कम भार वाले कच्चे माल का उपयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। फिर है कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि के से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का एक अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। ये है एक बार चार्ट, जिसमें बार चार्ट क्या इसको कह सकते हैं, एक फ्लो चार्ट, जिसमें है वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त मूल्य उत्पाद, जिसमें ये है रेशा उत्पादन, इसके साथ क्या चाहिए, कच्चा रेशा। ये है धुनाई कताई, इसमें चाहिए सूत। बुनाई, बुनाई से निकलेगा कपड़ा। रंगाई व परीक्षण, इसके लिए वस्त्र या गारमेंट, और वस्त्र निर्माण के लिए भी गारमेंट चाहिए होगा। और ये आपस में एक दूसरे से वाइस वर्सा है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया गया। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति होने हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की सीमितता,
श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण में बढ़ावा दिया। इन उद्योगों पर कृषि से निकटतम का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वाले, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। ये इस उद्योग के कारण सामान्य रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कतई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रीय हैं, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काश्तकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइनरी देने के लिए बुनाई अत्यधिक केंद्रीकृत है और भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को अपने घर में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। फिर हमारे ये तो एक क्वेश्चन के रूप में हो गया। आगे बढ़े तो ये है, भारत जापान और को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय एशिया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रकरण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है और रेशम से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र में सुधार क्यों आवश्यक है, वो आप इस पैराग्राफ को पढ़कर ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति के दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता का कृत्रिम वस्त्र उद्योग में से प्रतिस्पर्धा आदि है। इससे पहले ये जो चित्र दिया गया था वो है सूती वस्त्र तथा रेशम वस्त्र उद्योग का वितरण भारत में, जो कोई इस प्रकार है और ये अलग अलग निशान अलग अलग तरह के वस्त्र को दर्शाते हैं। फिर है हमारा पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किमी लंबी तथा 3 किमी चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट निश्रा में 1855 में लगाया गया और 1947 में देश में विभाजित के पश्चात पटसन में मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी तट पर अनेक इनके स्थित होने के कारण
निम्न कारण है। पटसन उत्पादन क्षेत्र में निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल कच्चे माल व मिलों तक ले जाने के में सहायक होगा। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिमी बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इन उद्योगों की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन बैंकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इनकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पाद की विविधता की आवश्यकता होती है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव निम्नीकरण पदार्थ के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। फिर है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खाड़ सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इन उद्योगों में प्रचुर प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इनके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्य में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सरकारी क्षेत्र में के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के गन्ने के अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु की गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियों की भी सफल रही है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं कि इस उद्योग का अल्पकालीन होना, पुरानी तथा अक्षम्य तकनीकों का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता में गन्ने का समय पर कारखानों पर न पहुंचना और खोई का अत्यधिक इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को अच्छे माल के रूप में उपयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? फिर आगे है लोहा तथा इस्पात उद्योग, जो है इस खनिज उद्योग के आगे के सब पॉइंट में। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इसमें बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विविध प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। ये भी एक खनिज ही है एक तरीके से देखें तो। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में लो-एस्क कोल व चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2 और 1 का होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इसमें निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2018 से भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा है। यह स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व के प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी।
फिर ये है टेबल जिसमें दिए गए हैं भारत के कुल इस्पात उत्पादन, जो कि है 2012, 13, 14, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 का ये उत्पादन मैट्रिक टन में है, जो कि ये देखें तो यहाँ तक ये बढ़ रहा है, पर ये अंतिम इस वर्ष में घटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। फिर ये है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको समझने में मदद करेगी कि इस्पात का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले है कि कच्चा माल का कारखानों तक, सबसे पहले किसी भी चीज के निर्माण के लिए सबसे पहली चीज कच्चे माल की उपभोक्ता और उससे उसका परिवर्तन, रूप परिवर्तन या किसी भी तरीके से जो भी अपन को बनाना है उस हिसाब से उसका परिवर्तन करना पड़ता है। सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, सबसे पहले उसको कारखानों तक लाया जाएगा। फिर है उसमें झोंकदार भट्टी। झोंकदार भट्टी के में क्या होता है कि लो एस का गलाया जाना चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गई झोंक और भट्टी की प्रक्रिया। फिर है ढलवा लोहा बन गया। तो वो ढलवा लोहा कैसे, तरल पदार्थ को सांचे में डाला जाता है जिसमें ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। तो ये भी हो गया। फिर हो गया इस्पात का, ढलवे लोहे से बनेगा इस्पात बनेगा। कैसे बनेगा, ढलवे लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीशियम निकल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, धातु को आकार देना। फिर उसमें क्या होता है, इस्पात बन के तैयार है, पर वो क्या है, एक तरह का जैसे कोई बर्तन में भरा हुआ है तो बड़ी भट्टी में वो भरा हुआ पड़ा है, तब उसको अपने हिसाब से अपन उसको आकार देंगे जिस आकार से उसको बेचा जाएगा। तो वो है रोलिंग, प्रेसिंग, धलाई और गढ़ाई में। जिसको अगर सिरिया का आकार देना है तो सिरिया का आकार देके निकालेगा, लोहे की पटरी बनानी है तो पटरी का आकार देके फिर उसको उस हिसाब से निकाला जाएगा। नहीं तो अगर सीधा सा निकाल देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर वापस उसको गला के पिघला के नए रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसका अच्छा है कि जैसे फैक्ट्री में बना इस्पात बन के तैयार, तो उसको आकार दो और जैसा आकार चाहिए वैसा वैसे निर्माण करो। तो ये है भारत में मानचित्र में लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है। ये हमारी जो पंचवर्षीय विकास की योजनाएं हैं उनमें भी इन जो भी संयंत्रों का है वो नाम आता रहता है। तो ये आप एक बार आराम से ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। फिर आगे है कि मिनी इस्पात उद्योग, छोटे संयंत्र जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें री रोलर्स होते हैं। इसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र का सबसे बड़ा संयंत्र होता है। इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने से ढलाने और इसे आकार देने तक की प्रक्रिया की जाती है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन के ने लगभग समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल अपेक्षित एक परिस्थितियां हैं। इनमें लो एस की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लो इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण है, उच्च लागत तथा कौकिक कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रम उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। उद्योग
इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धवान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। नीचे दिया गया है एक बार चार्ट, इसको हम कहते हैं बार चार्ट। यह है भारत और चीन के कच्चा इस्पात उत्पादन, जो कि है यह है 2014, 15, 16, 17 और 18। तो ये ब्लू कलर किसका, रेड कलर किसका? ब्लू कलर भारत का, रेड कलर चीन का। ये कितने में है? ये है मैट्रिक या मीटर टन में। तो ये भारत का तो देख ही लो हिसाब से, कम 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 बहुत ज्यादा गुना, बहुत कितना होगा, लगभग 10 गुना कह सकते हैं, 10 गुना चीन में उत्पादन है। फिर है एल्यूमिनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधक, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, सीसा और के विकल्प में रूप में प्रयुक्त होने में से बड़ा है। देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर है यह है नालको प्रगलाकन में पट्टी लेप मिल। यह एल्यूमिनियम आपको यहाँ पड़ा देख सकते हैं। फिर है प्रगलांको, यहाँ की यानी कि सेमेल्टर में बॉक्साइट का कच्चे इस्पात के रूप में होगी। यानी कि एक ये भी सवाल बनता है कि ये जो एल्यूमिनियम होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो ये बना होता है बॉक्साइट से। पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान से जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। अफवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है: नियमित ऊर्जा की आपूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। इससे पहले हम ये देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। एल्यूमिनियम उद्योग के विनिर्माण की प्रक्रिया, मतलब एल्यूमिनियम कैसे बनता है। सबसे पहले हमने देखा कि बॉक्साइट चाहिए हमको। बॉक्साइट कहाँ से मिलेगा? कच्चा माल है ये, और बॉक्साइट की खान से मिलेगा, खनन करना पड़ेगा इसका तो भाई साहब। फिर क्या होगा? इसको परिवहन, सबसे पहले कहीं से खुदा तो कहीं वहीं तो है नहीं फैक्ट्री, फैक्ट्री तक उसको परिवहन करके लाना पड़ेगा। परिवहन कैसा होगा? रेल या समुद्री जहाज, हवाई जहाज तो लाने से रहे। फिर हुआ एल्यूमिना बना, इसका बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, ये बना एल्यूमिनियम शोधशाला में बना ये सारी चीजें। फिर इनसे क्या क्या हुई? इनसे 3 तरह के 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसके आगे क्या है? ये प्रगलांक स्थल पर तक भारी एस का पहुंचना, वेधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक और कोयला खान से पिच, ये सारी चीजें मिक्स हुई। फिर क्या हुआ? एल्यूमिनियम प्रगलाक में एल्यूमिनियम प्रगलाक क्या हुआ? ये विद्युत कितने 18,600 किलोवाट प्रति टन है के लिए चाहिए। और ये चाहिए कोयोलाइट, एक पिघली हुई धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। तो यहाँ एल्यूमिनियम प्रगलाक यानी एल्यूमिनियम की जो भट्टी है उसमें एल्यूमिनियम निकलेगा। फिर उसको बनाओ जो बनाना है। फिर अपना आता है नेक्स्ट उद्योग, वो है रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा वृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण प्रक्रिया सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त ट्राइनाइट्रिक अम्ल, सार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, शुद्ध औषध रसायन
के बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधकशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। फिर है रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाई है। ये है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक प्रमुखतः यूरिया, फास्फोरिक उर्वरक तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक इनमें तीन प्रमुख पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटाश शामिल हैं। ये उत्पादक के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुछ उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। फिर है अपना सीमेंट उद्योग। उद्योग कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इन उद्योगों को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इन उद्योगों की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता है। फिर है इसके आगे पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़े घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया में बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योगों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा समाज के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों में ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, त्रिपहिया तथा बहुप्रयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा त्रिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलोर के आसपास स्थित है। फिर अपना अगला उद्योग आएगा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इन उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। फिर अपना अगला आ जाएगा औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इसके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पहला है वायु, जल, भूमि और ध्वनि। ये 4 प्रकार हो गए प्रदूषण।
करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण है अगला, जिसमें है अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निम्नलिखित कण नुमा पदार्थों में ठोस व द्रवित दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे छोटे कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निकासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। फिर है जल प्रदूषण, उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग है। ये है वो अगला मानचित्र जिसमें है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रमुख नगर पूरे भारत में दर्शाए गए हैं स्टार के रूप में। फिर है जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत में प्रमुख अवशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। तापीय प्रदूषण, जब कारखानों तथा ताप घरों में से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो गैस में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, बताइए? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में अपशिष्ट तथा परमाणु संयंत्र उत्पादन कारखानों में जैसे कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व वन प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेष कर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक भाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा कंकड़ मृदा को उप अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंच कर इसे भी प्रदूषित कर देते हैं। फिर है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को खिन्नता या उत्तेजना की नहीं वरन स्वर्ण अक्षमिता, हृदय गति तथा रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक अनचाही ध्वनि तथा उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों में उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फिर है पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट के लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिकरण प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव है। वो है विद्युत विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का दो या दो अधिक उत्तरोर्ध अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। फिर है नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले इनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला है यांत्रिक संसाधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, इसके छोटे छोटे टुकड़ों करना, ढक्कन तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग या प्रयोग योग्य बनाया जाता है। यहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण
स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप में पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का उपयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषण करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों का पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय सचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। यह फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत के राष्ट्रीय तापीय विद्युत ग्रह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली प्रमुख निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र ईएमएस 14001 के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इसे ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसे निम्न उपायों द्वारा संभव है। इसमें कौन कौन से उपाय हैं? ये 5 तरह के उपाय हैं, जिसमें आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान वर्धमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अवशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिक संतुलन बनाने रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा व वन रोपण के लिए प्रेरित करना। फिर है तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय चक्रण, पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिक रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। ये है कौन सा संयंत्र? ये है रामागुंडम संयंत्र का एक चित्र। इसी के साथ ये चैप्टर तो समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट और इस बुक के अंतिम चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।